नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ताकि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी अध्यापिका। स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो जिसमें हम अपना पहला टॉपिक उपसर्ग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने उपसर्गों के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर जानी, जिसमें हमने जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको उपसर्ग की परिभाषा बताई। मैंने कहा कि कुछ जो शब्दांश होते हैं, शब्दांश यानी कि शब्द का एक भाग, वो किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर, प्रारंभ यानी कि पहले लगकर एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, जिसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिसके हमने यहाँ पर देखे थे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कुछ एग्जाम्पल्स को, कुछ उदाहरणों को। तो इस तरह से कुछ परिभाषा हमने लिखी और परिभाषा के बाद हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण आप लोगों को उपसर्ग के दिए थे। तो देखिए, उपसर्ग तो अब आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो उपसर्ग के प्रकार, जो हमारा टॉपिक था उपसर्ग के प्रकार, जिसमें हमने यहाँ पर 3 प्रकार के उपसर्ग आपको बताए थे। 3 प्रकार के उपसर्ग, जिसमें हमने कहा तत्सम उपसर्ग, तत्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, तत्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तो तत्सम उपसर्गों में हमने उसको क्या लिखा, सामान्य भाषा में हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद हमने संस्कृत के उपसर्ग। उसके बाद हमने तत्भव उपसर्गों को लिखा हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद हमने आगत उपसर्गों को लिखा उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपने 2 टॉपिक यानी कि तत्सम उपसर्ग और जो हमारा तत्भव उपसर्ग है वो हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से क्लियर कर लिया था। जिसमें तत्सम यानी कि संस्कृत के उपसर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया, हिंदी के उपसर्गों के बारे में पढ़ लिया और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। और आप लोगों से मैंने ये भी कहा था कि कुछ और एग्जाम्पल्स, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उदाहरण, उतना आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा। अभी आगे मैं इसका एक पूरा आपका अभ्यास का एक पूरा चैप्टर लेने वाली हूँ, अभ्यास के प्रश्नों का, जिसमें आपने ढेर सारे उपसर्ग और प्रत्यय जो है हल करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमने जैसे यहाँ पर तत्सम और तद्भव यानी कि हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्गों को अच्छे से पढ़ा। और हमारा अगला उपसर्ग था आगत उपसर्ग। आगत में मैंने ये कहा कि जो हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, जो हमारी हिंदी भाषा में किसी और भाषा से आए हैं, उनको हमने क्या कहा, आगत उपसर्ग कहा। जैसे हमने उर्दू फारसी के उपसर्गों को लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ा था। तो देखिए, यहाँ पर हमने उपसर्गों के प्रकार, जिसमें हमने 3 तरह के उपसर्गों, 4 तरह के उपसर्गों के बारे में यहाँ पर बताया। उसके बाद जिसमें हमने सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग पढ़े और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे और लास्ट सेशन में भी आप लोगों से कहा था कि इसके कुछ यहाँ पर उदाहरण आप लोग लिख कर लाएंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ और एग्जाम्पल खुद से भी यहाँ पर आपको और लिखवाए थे संस्कृत के उपसर्गों के, जो कि आपने नोट किए। उसके बाद हमने हिंदी के उपसर्गों को यहाँ पर पढ़ा। हिंदी के उपसर्गों में भी बहुत सारे एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल इसमें भी मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, जो कि आप करके लाए होंगे। जो बच्चे क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे क्लास में अच्छे से समझ रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों से कहा है और आप करके लाएंगे तो आप करके लाएंगे। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया है, कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही है, तो वो आप पूछ भी सकते हैं। देखिए, आप लोग पूछते नहीं है और ना ही आप लोग नोट डाउन करके लेकर जाते हैं, ना ही आप घर पर जाकर रिवाइज करते हैं, फिर कैसे आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें आपने घर पर जाकर एक बार पढ़नी भी है। और लास्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था उर्दू फारसी के उपसर्ग, जिसमें आप देखेंगे कुछ जो शब्द आपके हैं वो ज्यादातर कैसे हैं, उर्दू और फारसी के शब्द हैं। ठीक है। जैसे अलबत्ता, ठीक है, अल हमने यहाँ पर उपसर्ग लिया था, अलबत्ता, अलगरज, अलगाव। ठीक है। इसी तरह से कम हमने यहाँ पर उपसर्ग लिया था,
कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, ठीक है, कमतर। और इस तरह से खुश हमने एक उपसर्ग लिया था जिसमें हमने कहा खुशहाल, खुश दिल, ठीक है, खुश मिजाज, इस तरह से। और गैर हमने यहाँ पर एक उपसर्ग लिया था, इसके भी हमने बहुत सारे शब्द, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जरूरी, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं और ज्यादातर ये शब्द जो है ना ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं, ठीक है, क्योंकि ये उर्दू फारसी के उपसर्गों से हमने बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें भी आपको कुछ शब्द जो है होमवर्क में दिए थे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने ये होमवर्क किया होगा। और देखिए क्या कुछ दिया था हमने होमवर्क, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम शब्द लिखा था डर, ठीक है, तो डर का अर्थ मैंने यहाँ पर बताया था आपको मैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे इसके कुछ उदाहरण आप देखिए, जैसे क्या कहते हैं हम, दरअसल, ठीक है, ये भी हम कहते हैं ना दरअसल, और ये भी सब क्या है, उर्दू और फारसी के शब्द हैं, ठीक है। दरमियान, ठीक है, या फिर आपका हो सकता है दरकार, दरख्वास्त, ठीक है। ये सारे शब्द कैसे हैं, ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं। इसी तरह से देखिए हमने एक और शब्द यहाँ पर लिया था ना, ना का अर्थ होता है नहीं, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया, तो नापसंद, ठीक है, नालायक, ठीक है, और नासमझ, नाखुश, ठीक है। ये आप सारे शब्द इसमें लिख सकते हैं, नापसंद, नालायक, नासमझ, नाखुश। इसके बाद हमने एक और, ये सारे के सारे जो उदाहरण है ये किसके हैं, उर्दू और फारसी के उपसर्गों के एग्जाम्पल है, ये उर्दू और फारसी के उपसर्ग, और शब्द भी आपके उर्दू और फारसी के ही बनेंगे। जैसे बद, बद हमने यहाँ पर एक किया था, तो बद का क्या उदाहरण हो सकता है, बदनाम, ठीक है, बदमाश, ठीक है, और आपका बदबू, ठीक है। इसी तरह से बा, बा का अर्थ मैंने आपको बताया था सहित या साथ, और ये भी आपके सारे के सारे ये उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं। तो बा का क्या एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था आपको, बा का अर्थ होता है साथ या सहित, तो बाकायदा, ठीक है, बाअदब, ठीक है, या बावजूद, ठीक है। तो जितने भी आपके ये शब्द है, ये किस तरह के शब्द बन रहे हैं, ये आपके शब्द बन रहे हैं उर्दू और फारसी के, ठीक है। इसी तरह से अगला भी आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए जो अगला मैंने यहाँ पर उपसर्ग दिया है वो है बे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। अब ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बेवजह, ठीक है, या बेगुनाह, ठीक है, बेईमान। तो ये सारे कैसे शब्द हैं, ये सारे आपके शब्द जो हैं ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ से इन्हें नोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उर्दू और फारसी के भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले लिए हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको बता दिए हैं, और आप देखेंगे, आप खुद से पढ़ के देखिए ये सारे शब्द कैसे हैं उर्दू और फारसी भाषा से हिंदी में। अब देखिए हम इन्हें इतना ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा इजीली हम इनका प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा इजीली हम इनको बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कि हमें लगता ही नहीं कि ये हिंदी भाषा से कुछ अलग है, हमें लगता है कि ये हिंदी के ही है, लेकिन ये हिंदी के नहीं है। जैसे अब आप हिंदी में बोलते हो ना, एक ग्लास पानी देना, अब ये ग्लास कौन सा शब्द है, ये ग्लास तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है। अब आप रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं,
ठीक है। अखबार शब्द तो उर्दू का शब्द है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये उर्दू का है, क्योंकि आप इतना कॉमन तरीके से आप इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो फिर ये आपको बिल्कुल भी किसी और भाषा का नहीं लगता। लेकिन ये जो रियल में है, ये क्या है, आगत शब्द है, ये किसी और भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। ठीक है। जैसे हम कहते हैं एक बोतल पानी भर लो या एक बोतल पानी भर लो, तो भले ही हम उसको लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं या हिंदी में बोलते हैं, लेकिन बॉटल शब्द भी आपका अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द, बहुत सारे जो क्या है, हिंदी से आए हुए हैं, उर्दू फारसी से आए हुए हैं, अंग्रेजी से आए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं, तो वो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, आगत शब्द कहते हैं। और आगत शब्द कैसे बनते हैं, कुछ इस तरह के जो आपके उर्दू और आपके फारसी के उपसर्ग हैं उनसे बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने 3 तरह के उपसर्गों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और मैं आशा करती हूँ जो बच्चे नोट कर रहे होंगे, जो बच्चे लिख रहे होंगे, उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो लास्ट सेशन से ही, शुरुआत से ही नोट नहीं कर रहे होंगे और अपनी कॉपी में नहीं लिख रहे होंगे, घर से होमवर्क करके नहीं ला रहे होंगे, उन्हें अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है। तो चलिए, 3 तरह के हमारे उपसर्ग यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, आपके संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और फारसी के उपसर्ग। अब हम अपने तीसरा, जो हमने यहाँ पर आगत उपसर्ग पढ़े थे ना, आगत उपसर्ग का ही जो हमारा दूसरा भाग है, यानी कि चौथा पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो क्या होगा हमारा, अंग्रेजी के उपसर्ग। नोट करेंगे यहाँ पर सब, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। हम हिंदी के शब्द जब कई बार लिखते हैं ना, तो उसमें हम अंग्रेजी के उपसर्गों को भी लगाते हैं। हिंदी के साथ हम अंग्रेजी उपसर्गों को भी लगाते हैं। तो आप देखिए, सेम चीजें हम यहाँ पर करेंगे अंग्रेजी के उपसर्गों के लिए भी। कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे उपसर्ग, कुछ हम लिखेंगे उनके अर्थ, और कुछ लिखेंगे उनके उदाहरण। ठीक है, कि कौन कौन से शब्दों को हम उपसर्ग के तौर पर हिंदी में जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे पर उपसर्ग, सबसे पहले लिखेंगे उपसर्ग, और उपसर्ग के बाद लिखेंगे उसका अर्थ। ठीक है। और अर्थ के बाद लिखेंगे आप उदाहरण। ठीक है। अर्थ के बाद ये दोनों एक ही लाइन में लिखेंगे, तीनों के तीनों उदाहरण आप लिखेंगे। तो देखिए, कुछ उपसर्ग हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे सब। ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, सब। ठीक है। तो सब ये अंग्रेजी के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है। अंग्रेजी का ये सब है। ठीक है। सब का अर्थ होता है अधीन। अधीन यानी कि किसी के अधीन या किसी के नीचे। ठीक है। अधीन या नीचे। ठीक है। और अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, देखिए, जैसे आप क्या पढ़ते हैं ना, सब जज। ठीक है। एक तो जज होता है, लेकिन एक जज से छोटा होता है, उसको हम कहते हैं सब जज। जैसे एक इंस्पेक्टर होता है और एक क्या होता है, सब इंस्पेक्टर। कहते हैं ना सब इंस्पेक्टर, सुना होगा आपने। ठीक है। एक सब जज हो गया, एक कमेटी हो गई, एक सब कमेटी हो गई। ठीक है। कमेटी और सब कमेटी, यानी कि कमेटी तो है ही, लेकिन कमेटी से, एक कमेटी से भी नीचे एक कमेटी है जो कि उसको क्या करती है, उस कमेटी के अधीन जो है काम करती है। अब उसके मतलब सारे रूल्स चलते हैं बड़ी कमेटी के, और काम कौन करता है, छोटी कमेटी करती है, सब कमेटी करती है। ठीक है। जैसे, और अगला मैंने क्या बताया था, सब इंस्पेक्टर। ठीक है। अगला शब्द देखिए, इंस्पेक्टर। अब देखिए, जो शब्द आपके बनेंगे वो भी क्या होंगे, अंग्रेजी के होंगे। ठीक है। इंस्पेक्टर, एक होता है इंस्पेक्टर और एक होता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है। तो ये आप नोट करें। उसके बाद अगला है हमारा उदाहरण, डिप्टी। अंग्रेजी का शब्द है डिप्टी। ठीक है।
डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। डिप्टी का अर्थ क्या होता है? सहायक। ठीक है, अब देखिए सहायक जो शब्द है तो क्या लिखते हैं हम? डिप्टी डायरेक्टर। एक होता है डायरेक्टर और होता है एक होता है डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये सारे शब्द भी कैसे हैं आपके? अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है ना? डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, इस तरह से डिप्टी कमिश्नर। एक होता है कमिश्नर और एक होता है डिप्टी कमिश्नर। नोट करेंगे इन सभी को। डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, अगला उपसर्ग है हमारा यहाँ पर चीफ या वाइस। वाइस। ठीक है, तो वाइस का अर्थ होता है आपका उप। वाइस का क्या होता है अर्थ? उप। ठीक है, उप का अर्थ भी यही होता है कि जो एक तरह से इन सब का अर्थ ही यही है। जैसे हम कहते हैं सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, तो ये क्या है? इनका अर्थ क्या है? जो अधीन है। अब देखिए डिप्टी का अर्थ है जो डिप्टी, अगर हम कहते हैं डायरेक्टर, तो जो डायरेक्टर का सहायक है वो क्या है? डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, ऐसे ही वाइस। वाइस का अर्थ होता है, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि एक होता है आपका राष्ट्रपति और एक होता है उपराष्ट्रपति। सुना होगा ना आपने? एक कहते हैं हम, ये हमारे प्रेसिडेंट है देश के और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो उनके नीचे हैं। ठीक है, तो एक हमारे प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में, प्रधानाचार्य होते हैं और एक क्या होते हैं? वाइस प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि उप प्रधानाचार्य। जो जिस दिन प्रधानाचार्य जी नहीं आते हैं उस दिन हमारे उप प्रधानाचार्य जी हमारे स्कूल का सारा जो है कार्यभार संभालते हैं। संभालते हैं कि नहीं? वाइस चांसलर। ठीक है, अब देखिए कई बार आपके प्रधानाचार्य जी छुट्टी पर होते हैं या किसी काम से गए होते हैं, तो उस दिन आपके जो उप प्रधानाचार्य जी होते हैं, जो आपके वाइस प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वो सारा कार्यभार देखते हैं। वो देखते हैं कि स्कूल में सारा काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। और कई बार ये चीजें काफी दिनों के लिए भी होती है कि अगर आपके प्रधानाचार्य जी 10 दिनों के लिए चले गए तो 10 दिनों का कार्यभार वो संभालेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या होते हैं वो? वाइस प्रिंसिपल, यानी कि उप प्रधानाचार्य जी। ठीक है, इसी तरह से चीफ। ठीक है, चीफ शब्द का अर्थ होता है मुख्य। चीफ का अर्थ क्या होता है? मुख्य। अब जैसे चीफ मिनिस्टर, हम कहते हैं ना कि हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम कौन है? कौन बताएगा? उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी। देखिए हम कहते हैं ना कि ये हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। मुख्य है ये। चीफ यानी कि मुख्य। चीफ का अर्थ क्या होता है? मुख्य। चीफ मिनिस्टर सीएम, मुख्यमंत्री। कौन है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करो जिसको जिसको नाम पता है। यस, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नाम पता है। नीचे वाला जीआईसी पटलोट को पता नहीं क्या? जीआईसी पटलोट के बच्चे? यस, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा फटाफट। कौन बताएगा? चलिए माइक लेकर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। अमी। वेरी गुड। कौन है हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर? सीएम, मुख्य जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, वेरी गुड।
बहुत अच्छे, बैठ जाइए बच्चा। नोट कर रहे हैं आप, समझ आ रहा है आपको? ये एक बार हैंड रेस करके बताएंगे मुझे सारे के सारे बच्चे, जो हम यहाँ पर अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, ये समझ आ रहा है आप सभी को? वेरी गुड। कहीं पर भी कोई डाउट होता है, कहीं पे आपको लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो पूछ लें और साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है? तो देखिए हमने यहाँ पर कितने सारे उपसर्ग पढ़ लिए अंग्रेजी के। सबसे पहले हमने यहाँ पर सब, देखिए सारे के सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, सब, डिप्टी, वाइस, चीफ, ठीक है, ये सब क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं, यानी कि अंग्रेजी के उपसर्ग हैं और उनके अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बताया। और फिर उसके बाद हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर पढ़े, ठीक है? कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं इसमें, जैसे असिस्टेंट हो गया या हेड हो गया, तो इसको आप करिए, उसके बाद में आपको ये जो दो चीजें हैं वो आपको होमवर्क के तौर पर दूंगी। अगर नोट कर लिया हो तो भी हैंड रेज करके मुझे बता सकते। यस, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ ही बच्चों ने नोट डाउन किया है, कुछ बच्चे कर रहे हैं। चलिए, जो नहीं कर पाए हैं वो अपने आसपास के बच्चों से देखकर कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक 4 तरह के उपसर्गों को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को हमने तत्सम उपसर्ग भी कहा। तत्सम यानी कि जो बिल्कुल संस्कृत यानी कि तत्सम, उसी के समान, यानी कि संस्कृत से एज इट इज हिंदी में लिख दिए गए हैं, बिल्कुल कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं किया गया है, उसे हमने कहा संस्कृत के उपसर्ग और उसको हमने कहा तत्सम उपसर्ग। फिर हमने हिंदी के उपसर्ग लिखे जिसको हमने कहा तत्भव उपसर्ग, यानी कि जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने यहाँ पर उर्दू फारसी यानी कि आगत उपसर्गों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि हिंदी भाषा के नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, हिंदी भाषा में पढ़े जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके आगत उपसर्ग यानी कि आपके उर्दू और फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है? तो ये चारों के चारों आप सभी ने नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया। अगला एग्जाम्पल है असिस्टेंट। अगला एग्जाम्पल है, देखिए ये भी आपका इसी तरह का शब्द है, असिस्टेंट, जिसका अर्थ होता है सहायक। असिस्टेंट का अर्थ भी आपका क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है? और एक और आपका एग्जाम्पल है हेड। हेड का अर्थ भी आपका होता है मुख्य, ठीक है? तो असिस्टेंट शब्द के भी कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हम कहते हैं ना कि ये हमारे ये ऑफिस में क्लर्क हैं, और कुछ क्या होते हैं? असिस्टेंट क्लर्क होते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, उनके काम को संभालते हैं। असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है? क्लर्क क्या होते हैं? जो कार्यभार संभालते हैं किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह पर, ठीक है? असिस्टेंट क्लर्क। और एक और यहाँ पर शब्द लिखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर। एक होता है इंजीनियर और एक होता है असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है? असिस्टेंट इंजीनियर, और यहाँ पर जो हमने लिखा है शब्द हेड। अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम, इसके उदाहरण लिखेंगे, ठीक है? तो हेड मास्टर, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, हेड मास्टर स्कूल में होते हैं ना हेड मास्टर, इसी तरह से हेड क्लर्क, एक असिस्टेंट क्लर्क होता है, एक हेड क्लर्क होता है। ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है? ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं दोनों, और ये आपका इनके अर्थ है, और ये है
उदाहरण, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा। तो अभी तक हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने सारे के सारे उपसर्गों को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और हमें समझ आ गया है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अगर आपने नोट कर लिया हो तो फटाफट उठकर कोई भी एक बच्चा मुझे उपसर्ग की परिभाषा को बताएगा, फटाफट। जीआईसी बूंगीधार। मैम। यस बच्चे, आप क्लास 7 के बच्चे हैं? यस मैम। आपको समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? यस मैम। अच्छा, तो अभी तक हम यहाँ पर उपसर्ग पढ़ रहे हैं। उपसर्ग की परिभाषा हमने पढ़ी, तो क्या आप बताएंगे किसे कहते हैं उपसर्ग? खड़े होकर बताइए, खड़े होकर। मैम नो मैम। नहीं की आपने? तो क्या नो पढ़ मैम। रहे हैं आप यहाँ पर? मैम हम क्लास में नहीं थे। कोई भी बच्चा नहीं था इनमें से? नो मैम। तो ये चीज आपको मुझे बतानी चाहिए थी ना कि मैम हम उपसर्ग तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमें उपसर्ग की परिभाषा नहीं पता। और आज आप शुरुआत से ही क्लास में बैठे और आपको पता होगा कि जब भी मैं सेशन शुरू करती हूँ, जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है उसे, ठीक है ना। मैं रिवाइज करती हूँ कि क्या चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट सेशन में, क्या चीजें हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। तो मैं यस मैम, मैम एक और बार बता दो। हाँ, और अभी आप सारे बच्चे नोट करेंगे, मैं लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है ना। सारे बच्चे नोट Yes, करेंगे। ma'am. देखिए कितनी गलत बात है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आपको उसकी परिभाषा नहीं पता। सॉरी मैम। चलिए नोट कीजिए फटाफट। हम यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे एक बार। और देखिए ये मैंने आपको पहले से ही लिखवाई है, लेकिन फिर से हम यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। आगे बढ़ने का या उससे उसके प्रकारों को पढ़ने का कोई यहाँ पर फायदा नहीं है जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता, ठीक है। अब हमने कहा जो शब्दांश। अब शब्दांश क्या होता है? शब्दांश होता है किसी भी शब्द का छोटा सा भाग, पार्ट, ठीक है। जो शब्दांश मूल शब्द, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ, देखिए मैंने इसको आप लोगों से कहा भी था, ठीक है। प्रारंभ, प्रारंभ मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, कहाँ जुड़कर? प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ, और देखिए नया शब्द भी बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नया शब्द नहीं बनता। अब जैसे यहाँ पर हमने मास्टर जो हमारा शब्द था उसके आगे हमने हेड जोड़ दिया तो वो बन गया हेड मास्टर, ठीक है। क्लर्क एक शब्द है और क्लर्क के आगे हमने यहाँ जोड़ा हेड तो ये बन गया हेड क्लर्क, और यहाँ जोड़ा हमने असिस्टेंट तो ये बन गया असिस्टेंट क्लर्क। यानी कि ये क्या बन गए? दो अलग अलग शब्द बन गए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं उनके प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं अथवा उनके अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन क्या विशेषता ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं। अब देखिए जो हमने शुरुआत में पढ़ा था उसे हम अभी यहाँ पर फिर से रिवाइज कर रहे हैं। उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्दांश, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ यानी पहले, प्रारंभ यानी कि पहले, और जो आप जब यहाँ पर
उपसर्ग लिखते हैं ना, तो उपसर्ग को आप इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि जुड़ने वाला या लगने वाला। ठीक है, प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि जुड़ने वाला या लगने वाला। प्रीफिक्स। ठीक है, तो उपसर्ग यानी कि जो शब्दांश किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया सभी को? नोट कर लीजिए इसे एक बार, इसे नोट कर लीजिए एक बार। और उपसर्ग के आगे आप प्रीफिक्स भी लिखेंगे इंग्लिश में, PREFIX। उपसर्ग के आगे आप ब्रैकेट में प्रीफिक्स भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उपसर्ग कहा जाता है तो इसके आगे आप ये शब्द लिखेंगे PREFIX, फिक्स, ताकि आप लोगों को समझ आए कि प्रीफिक्स, प्री यानी कि पूर्व में, फिक्स यानी कि लगने वाला। ठीक है, अब समझ में आया? उपसर्ग की परिभाषा समझ आई सभी को? अभी हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। अब समझ आ गया सभी को? उपसर्ग की परिभाषा क्लियर हुई? यस। अब मुझे पढ़कर बताएंगे, जिसने कॉपी में नोट कर लिया है वो मुझे पढ़कर बताएगा एक बार। यस बोलिए बच्चा। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में पहले उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। एक मिनट। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन, यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से थोड़ा धीरे बोलिए। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और उपसर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। अभी बताया था ना? यस मैम। प्रीफिक्स। उसको आप लिखेंगे भी, उपसर्ग के आगे आप लिखेंगे प्रीफिक्स, ताकि आपको समझ आएगा। प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि लगने वाला। ठीक है, यस मैम। किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जो लगता है उसको हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। अब आप इसको अच्छे से पूरा टॉपिक अब आप घर से, और देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी कुछ और यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने सारे एग्जाम्पल देखे कि ये क्या कर रहे हैं, जिस तरह के ये मूल शब्द हैं। देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पर शुरू से बता देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये है उदाहरण। ठीक है, ये आपने नोट किया था, ये जो उदाहरण मैंने यहाँ पर करवाए थे ये नोट किया था। देखिए ये थे हमारे कुछ शब्दांश, और ये था हमारा मूल शब्द, और उससे हमने बनाए थे ये कुछ नए शब्द। ठीक है, ये था हमारा शब्दांश, ये थे हमारे मूल शब्द, और इससे बनाए हमने ये नवीन शब्द, नए शब्द। ठीक है, और इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं मूल शब्द हमारा एक ही है। ठीक है, अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे। आप फिर बाद में आपसे अगर कुछ पूछूं तो आप फिर भूल जाते हो, या फिर आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो। जब आपसे बात करो तभी आप ध्यान देते हो, बाकी आप बातें करने लग जाते हो। यहाँ देखिए, ये हमने बताए थे मूल शब्द, और ये हमने कुछ बताए आपके उपसर्ग। ठीक है, और इन मूल शब्दों के प्रारंभ में जब हमने इन सबको जोड़ा तो आप देख सकते हैं हमारे कुछ नए शब्द बने, प्रकार, उकार, आकार, अलंकार। ठीक है, समझ आया? ये क्या हो रहे हैं, सब इनके प्रारंभ में जुड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी बताए थे आपको, जैसे बताया यहाँ पर तरह से ये जो कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने बताए थे कि केवल हमारा यहाँ पर एक शब्द था, क्या था? भार। ठीक है, इसके साथ हमने कितने सारे उपसर्ग जोड़े। हमने जोड़ा वी, हमने जोड़ा उप, हमने जोड़ा प्र, हमने जोड़ा आ, हमने जोड़ा संग। तो क्या क्या शब्द बने? इसके आगे जोड़िए फटाफट, क्या क्या शब्द बनेंगे? विहार, उपहार, प्रहार,
आहार, संहार। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्या है आपके प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग है, जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं और उसमें विशेषता ला देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर केवल हार का, तो हार क्या होता है, एक तो होता है गले में पहनने वाला हार, ये मैंने बताया था ना उदाहरण आपको। एक होता है आपका गले में पहनने वाला हार और एक होता है जीत के बाद वाला हार, जैसे जीत और हार कहते हैं ना हम, तो वो। लेकिन यहाँ पे हमने इतने सारे उपसर्ग लगाकर इनके अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया है, अर्थ में परिवर्तन ला दिया है और विशेषता ला दी है। ये बन गया हमारा विहार, ये बन गया हमारा उपहार, ये बन गया हमारा प्रहार, और ये बन गया हमारा आहार, और ये बन गया हमारा संहार। अब समझ आया? अब क्लियर हुआ सभी को टॉपिक? तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज अपने उपसर्ग का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। ठीक है, अभी हमने पूरा का पूरा उपसर्ग यहाँ पर क्लियर कर लिया है। फिर भी अगर आप घर पर जाकर एक बार पढ़ें, आपको लगे कि कहीं पर कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप उसको घर पर जाकर एक बार रिवाइज करें, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रत्यय, उसको हम पढ़ेंगे, और फिर दोनों टॉपिक्स के जितने भी आपके यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।